स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। संसद भवन में आतंकवादी हमला और बुंदेलखंड की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान पुरुषोत्तम पांडे, जो तब जिलाध्यक्ष थे बांदा के, जब पूरा बांदा बहुत फेमस जिला था। उस वक्त चित्रकूट भी बांदा के अंतर्गत आता था और सन 2001 के उस आतंकवादी हमले में उनके सीने पर 6 गोलियां लगी थी। इसलिए भाजपाई और उनके जान पहचान के लोग, उनको चाहने वाले लोग उनका पुनर्जन्म मनाते हैं। अब से 13 दिसंबर नज़दीक ही, आज 11 दिसंबर है। आज उसी पर हम सबसे पहले इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। जी नमस्कार। जब भी 13 दिसंबर नज़दीक आता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगती हैं और आपके संबंधी हों या पहचान वाले हों, सब कहते हैं पुनर्जन्म हुआ था। तो क्या था वो पूरा वाक्या, सीधे बताइए आप जनता को। अब वो मंजर तो खतरनाक था 2001 का। संसद उस दिन अडजार्न हो गई थी ताबूत कांड को लेकर, और मैं अपने मित्रों के साथ पार्लियामेंट में गया था, निकला वापस, अचानक गोलियां चली। शुभेच्छु इसलिए मनाते हैं कि 6 गोली लगी मुझको पूरे शरीर में, और जो मानव बम बना था उसके विस्फोट की बम की चोटें लगी। 2-2.5 महीने में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रह के, और जीवन और मौत का संघर्ष तो था, और पर भगवान की, कामतानाथ की कृपा और सब शुभेच्छु लोगों की शुभकामनाएं थी कि आज उनके बीच में मैं फिर से बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। इसी कारण जो मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा पुनर्जन्म मानते हैं कि इतनी गोली लगने के बाद बच जाना ये पुनर्जन्म की तरह है। और वो मुझे लगता है कि जो मेरा वास्तविक जन्मदिन है, उस दिन खुशियां नहीं मनाई जाती, पर मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र सब मिल के और उस दिन खुशी मनाते हैं। आज 11 दिसंबर है, परसों ये सब होगा और लोग खुशी मनाएंगे। अच्छा, तब से और अब में एक बड़ा अंतर तो आया है। वो वक्त था जब संसद भवन तक आतंकवादी पहुंच जाते थे, और जब कांग्रेस सत्ता से हटी भारत देश के 2014 में, उसके पहले तक आतंकवादियों के लिए शायद एक निवास स्थान की तरह था। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद से कोई ऐसी बड़ी आतंकवादी घटना तो नहीं हो सकी देश के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद पर तो बड़ा अंकुश लगा है, और उसका कारण मैं मानता हूं कि जो तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हो रही थी, उससे आतंकवाद और गुंडागर्दी बढ़ रहा था। और जब भिंडरा वाले को आप संत की तरह पूजा करेंगे, फिर वो पंजाब में दहशत फैलाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसका कुप्रभाव देश में पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा और पूरे देश में पड़ेगा। जब आप आईएसआई के आतंकवादियों को साहब जी लगाकर बात करेंगे, जी लगाकर बात करेंगे, तो फिर वो देश के जो लोग हैं या वो आतंकवादी लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा कि हमारे भी शुभचिंतक हैं और इस देश में हमारा भी सम्मान है, और फिर साजिश करते हैं वो देश के खिलाफ, देश को तोड़ने के खिलाफ। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, या नरेंद्र मोदी की सरकार कहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। देश की सुरक्षा हो, वो बॉर्डर की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, उससे कोई समझौता नहीं। जो देश के साथ घात करेगा वो या तो सलाखों के पीछे होगा, या फिर उसके दुष्परिणाम उसको भोगने पड़ेंगे। जैसा है आज कश्मीर में शांति है, उसका कारण है मिलिट्री को छूट दी गई। मिलिट्री को कहा गया कि जो आतंकवादी है उससे उसी भाषा में निपटिए। अब वहाँ के पुलिस वालों के ऊपर कोई पत्थर नहीं चलाता, कोई पुलिस वालों को बांध के और बोनट पे नहीं घुमाता, कोई सेना के लोगों को खदेड़ता नहीं है कि वो बंदूक लिए खदेड़े। अगर किसी ने उनके ऊपर हिमाकत की, उसका जवाब मिलता है। इस कारण आज कश्मीर में शांति है, और उसी हिसाब से आज देश में चारों तरफ आप देख रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे बॉर्डर का कोई जिला हो, आतंकवादी
या घुसपैठिए घुसने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से, मारे जाते हैं। पहले सब नहीं था, उसका प्रतिफल था कि इतनी दूर से आतंकवादी घुस आए, बम्बई का हमला हो या बेशक अभी संसद का हमला अलकायदा हो। का भी एक पत्र जारी हुआ था कि अब जो कश्मीर है वो वास्तव में भारत का है और पाकिस्तान एक कायर देश। अलकायदा ने खुद कहा कि अब वो आतंकवादी नहीं भेज पाता है, ये अंतर आया है। कैसे समझा नहीं आप? अलकायदा की एक पत्रिका है, तो उस पर उसने लिखा कि अब हम आतंकवादी नहीं भेज पाते हैं भारत में, जब से मोदी की सरकार आई और जब से ये 370 का आर्टिकल हटा और वहाँ पर जैसे बंदिशें लगी, सेना सक्रिय हुई ज़्यादा अच्छे से, जो स्तर अच्छा हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि मतलब अब पाकिस्तान एक कायर देश है, उनका भरोसा उठ गया आतंकवादियों का पाकिस्तान जैसे देश से भी। जी, चारों तरफ आज मोदी की वाहवाही है पूरे विश्व में। और जो आतंकवादी राष्ट्र संरक्षण दे रहे थे आतंकवादी को, उनको भी यह एहसास हुआ कि उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। तो जितना संरक्षण हमारी सीमा के देशों से आतंकवाद के नाम पर आतंकवादियों को मिलता था, जो रुपया पैसा काला धन उनको मिलता था जिससे वो अस्त्र शस्त्र गोला बारूद खरीदते थे, उसमें कमी आई। उनको बॉर्डर में प्रवेश करा लेते थे, उसमें कमी आई। अगर वो घुसने का काम करते हैं और पाकिस्तान से अगर भेजा भी जाता है तो बॉर्डर पे मारा जाता है। तो आतंकवादियों को, अलकायदा को भी, आईएसआई को भी ये लगने लगा कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत सचेत है। और जब से मोदी जी की सरकार आई तो जितना आंतरिक सुरक्षा, विकास और देश की तरक्की के बारे में विचार करती है सरकार, मेरा मानना है कि उससे ज्यादा बॉर्डर पे और सीमा पे कैसे देश की रक्षा की जाए, आतंकवादियों को कैसे रोका जाए, इसी का प्रतिफल है कि कश्मीर में आज आतंकवादियों के पैर नहीं टिक रहे और उनको लगता है कि जो हमारे लिए कश्मीर ऐशगाह था हाँ और तमाम लोगों को वहाँ स्थानीय संरक्षण मिलता था, वो सब भय के कारण था। धारा 370 का परिणाम ये हुआ कि आज वहाँ के लोग निर्भीक होकर सरकार के साथ खड़े हुए, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए, बोलने का साहस हुआ। वो कश्मीरी पंडितों को जिस तरह वहां विस्थापित किया गया था, उससे बड़ा भय का वातावरण था आतंकवादियों के प्रति, वहां के स्थानीय लोगों के प्रति। लेकिन अब जिस तरीके से वहां के स्थानीय लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए, उसका परिणाम है कि कश्मीर से भी आतंकवाद बाहर जा रहा है। संदेश है कि स्थानीय लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी होती है किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, वो आतंकवाद हो या कुछ भी। निश्चित रूप से जब तक स्थानीय लोग आपका साथ नहीं देंगे, तब तक आप किसी समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। आप आतंकवादियों को रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको अपने घर में छिपाया। आज कश्मीर के किसी घर पे मजाल नहीं है कि किसी आतंकवादी को पनाह मिल जाए। अगर मिला तो घर बारूद सहित उड़ता है। ये नहीं है कि ये फलाने भैया का घर है, फलाने सरपंच साहब का घर है, फलाने प्रधान जी का घर है, इसके कारण उधर कोई देखे ना। अच्छा, ये कहते हैं कि राजनीति में अगर नेता जेल चला जाए या किसी नेता को गोली लग जाए, ऐसे कोई भी काम होता है, उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब आपको संसद भवन में 6 गोलियां लगी, तो उसके बाद आप अपने आप को राजनीति में कहाँ पाते हैं, भाजपा की राजनीति में, देश की राजनीति में? अब आप सही कहते हैं, जीवन भर संघर्ष किया, राजनीति में, जेल गए। एक दिन अपने मित्रों के साथ बैठा था तो जेल की चर्चा हो रही थी। कितनी बार जेल गए स्मरण मुझको भी नहीं, कितनी बार संगठन के लिए जेल काटा इसका स्मरण नहीं है, कितनी बार पुलिस की लाठी चली इसका भी ख्याल नहीं है। लेकिन अब संगठन का स्वरूप बदल गया है। आज से 10 साल पहले जो आदमी संगठन का काम करता था उसका अपना अलग वजूद रहता था, लेकिन अब विस्तार हुआ है संगठन का। सरकार बनाने की तरफ भी जागरूक हुआ संगठन कि कैसे हम चुनाव जीतेंगे। और तमाम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है चुनाव जीतने के लिए। और हो सकता है कि उन संसाधनों को एकत्रीकरण मैं नहीं कर पाया। हाँ, ये थोड़ा सा सही कह रहे हैं राजनीति में। कहीं मुझको लगता है कि जितना चाहिए था वो नहीं पाया। मन में बचपन से, विद्यार्थी परिषद से राजनीति में आया मैं। 1977-78 में इमरजेंसी के बाद छात्र संघ का संस्थापक अध्यक्ष बना तर्रा डिग्री कॉलेज का, और तब से लेकर लगातार राष्ट्र की, देश की सेवा के विचार मन में रहे
और अपने हिसाब से जितना मैं कर सकता था मैंने किया भी। संगठन का किया, समाज का किया, देश का किया, चरित्र के साथ करने का प्रयास किया कि कोई आदमी उंगली न उठा सके। चाहे जब दोनों जिले एक थे, पार्टी ने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद पार्टी ने मुझको भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। 2 बार 3 बार टिकट देने का पार्टी ने मुझको मन बनाया। 96 में टिकट दिया, मैं नरैनी विधानसभा से चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। पर तब के और आज के संगठन के जो स्वरूप है, स्वरूप सोशल है मीडिया और का जो दौर भी उसका रहेगा। दृष्टिकोण है संगठन का, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया। हो सकता है उसमें कहीं मैं पीछे हूँ और जो बेशक स्थान यही चाहिए शायद वो नहीं पाया। होता भी है राजनीति में कि समय के अनुसार, समय के साथ चलो या समय के अनुसार पीछे रहेगा, या फिर पीछे कर भी दिए जाते हैं, जानबूझ करके भी ऐसा हो जाता है। मेरा मानना है कि मेरी जो कुछ पहचान है, जो कुछ वजूद है, वो संगठन के कारण है। आज आप मुझ तक आए हैं तो उसका कारण मेरा संगठन है। मुझको संगठन ने पुरुषोत्तम पांडे के नाम से पहचान दी और क्षेत्र में, जिले में, बुंदेलखंड में या प्रदेश में इतनी पहचान संगठन के कारण मिली कि मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। सत्ता में बैठने की जगह नहीं मिली तो वो मेरा मानना है कि सबको नहीं मिल सकता। इतनी आबादी, इतने संगठन के कार्यकर्ता हैं, 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के आज सदस्य हैं, उसमें लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सबकी लालसा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में पहुंचने का है, लेकिन सबके भाग्य में और नहीं है कि हर आदमी पहुंच जाए। जिसका भाग्य में होता है और जो तत्कालीन परिस्थितियों में सही बैठ गया वो वहां तक पहुंच जाता है। और हमको 1996 में पार्टी ने टिकट दिया, वातावरण नहीं बन पाया, नहीं पहुंच पाए। सही बात है। तो एक अंतिम सवाल हम ये करेंगे, चूंकि बुंदेलखंड से संबंधित हैं आप और ये पूरा एरिया बुंदेलखंड में आता है, तो आप बुंदेलखंड की राजनीति को कैसे देखते हैं, और बुंदेलखंड में कोई एक लोकप्रिय नेता कभी हो सकेगा क्या जो वास्तव में लोकप्रिय हो? अब एक आदमी का नाम तो मैं नहीं ले सकता कि कोई एक आदमी बुंदेलखंड में ऐसा है जिसकी लोकप्रियता हो, पर संगठन के नाते बुंदेलखंड में मैं देखता हूं कि सारे संसाधन बुंदेलखंड में हैं और जो सुख सुविधा बुंदेलखंड को मिलनी चाहिए थी अपने संसाधनों के बलबूते पर, वह बुंदेलखंड प्राप्त नहीं कर सका। उसका कारण ये था कि कोई इतनी बड़ी कद काठी का नेता सरकार के अंदर नहीं पहुंच पाया जो बुंदेलखंड के पहचान और बुंदेलखंड के विकास के लिए विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर पैरवी कर सकता है। पर आज जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उसकी उंगली की गिनती में पहले पोर में बुंदेलखंड का नाम आता है। आप कभी सुने तो जी जी, इसलिए बुंदेलखंड कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के लिए सिंचाई संसाधन, हर घर जल योजना और बुंदेलखंड के मजदूरों के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार स्वयं चिंतित है। इसलिए आज जो कुछ भी बुंदेलखंड के हो रहा है वो बुंदेलखंड के लोगों का परिश्रम ही है कि उसने अपने वजूद का एहसास सरकार को करा दिया है। तो इन सारी कोशिशों के बीच आपका क्या मानना है कि राज्य बनाने की और कोई संभावना नजर आती है क्या, कि भविष्य में छोटे राज्य की भूमिका के आधार पर बनाया जा सकता है क्या कभी? छोटे राज्यों का मैं पक्षधर हूं, छोटे राज्य बनने चाहिए, बुंदेलखंड भी राज्य बने, लेकिन एक गौरव भी है उत्तर प्रदेश हमारा, जो बड़ा राज्य होने के कारण विश्व के मानचित्र में, विश्व फलक में अपना स्थान रखता है। और अगर जैसे वर्तमान सरकार काम कर रही है, इस लिहाज से सरकारें काम करती रहें, बुंदेलखंड के विषय में, विकास के विषय में, कानून व्यवस्था के विषय में, यहाँ के मजदूरों के, नौजवानों के, किसानों के विषय में विचार करती रहे और इस तरह काम होते रहे, तो कोई आवश्यक नहीं कि बुंदेलखंड सरकार बने। उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम इतने बड़े प्रदेश के एक हिस्सा रहेंगे और एक गौरव तो देश में हमको है कि हम इतने 20 करोड़ आबादी का प्रदेश है हमारा, जो हमारी मुकाबले बहुत से राष्ट्र नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बुंदेलखंड में हम उसी नाते उत्तर प्रदेश में रहकर काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एक ऐसे नेता
जो संसद भवन पर गोली खाने के बावजूद भी लगातार पुनर्जन्म प्राप्त कर राजनीति पर डटे रहे और कभी भी इनके मन में इस बात का क्षोभ नहीं उत्पन्न हुआ कि मैं कहाँ तक राजनीति में पहुंचा, लेकिन वर्तमान में संगठन को ही अपना सब कुछ मानते हुए अपने जीवन की इस पड़ाव में लगातार काम कर रहे हैं उसी ऊर्जा के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।